सत श्री अकाल सभी को और जुड़ जाइए मेरे सेशन में। और लास्ट क्लास में आप जैसे जानते हैं कि हम थर्ड चैप्टर अपना चला रहे थे, डेट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। और हमने मेजरली इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा और हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने के क्या रीज़न थे, यानी कि क्या कारण थे जिसकी वजह से हमें ऑटोमेटिकली ही हमारी जो दो बैंक थी, डेट इज़ IBRD जिसे वर्ल्ड बैंक कहते हैं और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों की ही कंडीशन हमें माननी पड़ी। और इनकी कंडीशन ये थी कि भाई आपको प्राइवेट सेक्टर को मौका देना पड़ेगा आगे आने के लिए, आपको ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हटाने पड़ेंगे, लाइसेंसिंग राज को ख़त्म करना पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर को मौका देना पड़ेगा आगे आकर काम करने के लिए, जब ही हम आपको लोन देंगे। और इस कंडीशन को मान लिया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने माना था क्योंकि हमारे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर वही थे। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आ गई थी। जो याद रखना कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो अनाउंस की गई थी जुलाई 1991 में, हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आ गई थी। ठीक है, इनका मेजर काम क्या था? इनके दो काम थे। सबसे पहला स्टेबलाइजेशन मेजर, ये चाहते थे कि हमारा इंटरनेशनली, क्योंकि हमने रीजंस में पढ़ा था PDFIHI यानी कि पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, सबसे पहला रीजन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। डेफिसिट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जा रहा था। तीसरा था फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉल कर रहा था। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट था। ह्यूज बर्डन ऑफ डेप्थ था और इन्फ्लेशनरी प्रेशर था। देखो सब लिख रहे हैं ऑटोमेटिकली, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में स्टडी करा चुका हूँ। तो हमारा सबसे पहला मेजर ये था कि स्टेबलाइजेशन मेजर में हम चाहते थे कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट करेक्ट किया जाए, यानी कि जो डेफिसिट में है, सबसे पहला हमारा क्या था? करेक्टिंग वीकनेस ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट बाय मेंटेनिंग सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे पास रिजर्व जो है वो फॉरेन एक्सचेंज का वो सफिशिएंट अमाउंट में आ जाए। सेकंड था इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट हो रहा था उसे कंट्रोल में किया जाए, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन बाय कीपिंग द राइजिंग प्राइस अंडर कंट्रोल। तो स्टेबलाइजेशन मेजर चाहता था इंटरनेशनली जो हम कमियां थी उसको सही करें। सेकंड था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर, हमने सेकंड रिफॉर्म क्या लाई थी? सेकंड मेजर हमारा ये था स्ट्रक्चर बेसिस पे कि हमारी इकोनॉमी की एफिशिएंसीज को इम्प्रूव किया जाए, सबसे पहली चीज़। और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स को रिमूव करके, यानी कि जो रिगिडिटी हमने बना रखी है, हमने जो क्लोज्ड इकोनॉमी बना रखी है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि जब हमारा इकोनॉमिक रिलेशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ नहीं होता, लेकिन हम चाहते थे कि क्लोज्ड इकोनॉमी से हम ओपन इकोनॉमी की तरफ आएँ। हम जो रिगिडिटी है, जो हमने ट्रेड पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, उसे ख़त्म करें और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएं, इंटरनेशनल मार्केट में हमारा प्रोडक्ट जा सके। इसलिए हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को जनरेट किया, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसी के बारे में हमें डिटेल में स्टडी करना है। पहले जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है, इनको रिप्लेस, इनकी जगह जो रिप्लेसमेंट किया गया था, यानी कि पहले आपका लाइसेंसिंग था, एल से लाइसेंसिंग होता था, लाइसेंसिंग की जगह हमने लिबरलाइजेशन लाए। लाइसेंसिंग का मतलब होता है परमिट, यानी कि गवर्नमेंट से किसी भी चीज़ के लिए पहले परमिशन लेना, दैट इज़ लाइसेंसिंग। तो लाइसेंसिंग राज को खत्म करके हम लिबरलाइजेशन की तरफ आए। सेकंड था कोटा, क्यू से था कोटा। कोटा का मतलब होता है जब आप लिमिट लगा दें इंपोर्ट पर कि आप एक स्पेसिफाइड लिमिट तक ही सामान मंगवा सकते हैं, उस कोटा को हटा के हम प्राइवेटाइजेशन लाए। और थर्ड था परमिट। परमिट का मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे परमिट जो लगता है कि आप इतना ही परमिशन लेनी पड़ती थी, तो परमिट को हटा के हम ग्लोबलाइजेशन लाए। तो हमारी तीन इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, वो तीन आए थे 1991 के, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसी के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। भाई देखो, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम, यानी कि आपको लिबरल करना, फ्री करना, यानी कि बहुत सारे ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस से बचा लेना, जिससे आपकी कंट्री फ्लरिश करे, आपकी कंट्री कॉम्पिटिटिवनेस में उतर सके, मार्केट में उतर सके। और देखो सीधी सी बात है, जिस भी कंट्री, हमारे देश की जो बाहर की कंट्रियाँ हैं, वो इंडिया में इन्वेस्ट करने से क्यों डरती है? उसका मेजर कारण है कि हमारे देश में रेस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। आप कोई भी नया काम शुरू करने जाओ, पहले आपको 100 तो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। तो जब फॉर्मेलिटीज़ इतनी है, वहाँ कौन अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहेगा? तो सबसे पहले लिबरलाइजेशन का मतलब ही ये है कि रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर से जो भी आपके रेस्ट्रिक्शंस है, जो भी है उसकी ग्रोथ के लिए, चाहे उसकी एंट्री के लिए, जो भी आपको लाइसेंस लगता है, जो भी आपको रेस्ट्रिक्शंस है, उन सबको हटा दिया जाए और प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया जाए। सेकंड है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कुछ ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं जो लॉसेस और इनएफिशिएंसी में काम करती हैं, उनकी ओनरशिप छीनकर प्राइवेट सेक्टर में दे देना। यानी कि जब अपने शेयर्स का 51% से ज़्यादा जो शेयर्स खरीद रखते हैं, वो PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है, जब वो अपने कुछ शेयर्स प्राइवेट के हाथों में दे देते हैं या अपनी ओनरशिप पूरी की पूरी ट्रांसफ़र कर देते हैं ड्यू टू लॉसेज, कि वो कंपनियां, निजी कंपनियां, जो पब्लिक कंपनियां हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही, लॉसेज है, इनसफिशिएंट है काम करने में, तो वो अपनी ओनरशिप प्राइवेट के हाथों में दे देती है, दैट इज़ प्राइवेटाइजेशन।
थर्ड वन इज़ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे एक गाँव दूसरे गाँव से जुड़ा रहता है, हम चाहते हैं कि हमारी इंटीग्रेशन हो नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। जब इंटीग्रेशन होता है हमारी नेशनल इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, दैट इज़ अ ग्लोबलाइजेशन। और यही हमारी न्यू पॉलिसीज़ ऑफ द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की यही मेजर हमारी 3 पॉलिसीज़ है जिसके बारे में हमें मेजरली पढ़ना है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसी के बारे में मेजरली हमें पढ़ना है कि आपको LQP से छुटकारा मिला, लाइसेंसिंग से, कोटा से, परमिट से, और लाइसेंसिंग, कोटा, परमिट से छुटकारा मिलके आपको LPG रिफॉर्म्स आ गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। आज का टॉपिक हमारा मेजरली लिबरलाइजेशन को लेकर ही है कि लिबरल का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि जो भी प्राइवेट सेक्टर है उसको एंट्री के लिए, चाहे उसे एंट्री लेनी हो चाहे उसे ग्रोथ करना हो किसी भी इंडस्ट्रीज़ में, यानी कि कुछ भी नया करना हो, उसके पास से जो भी रेस्ट्रिक्शंस है वो हटा दी जाए। हम चाहते हैं जो भी ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस है उसे हम मेजरली हटा दें, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को हटाना हम चाहते हैं। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टेकन बाय द गवर्नमेंट अंडर लिबरलाइजेशन, इतने सारे रिफॉर्म्स हमारे लिबरलाइजेशन में हैं। हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी रिफॉर्म्स आएँ, फाइनेंशियल सेक्टर में भी रिफॉर्म्स आएँ, टैक्स रिफॉर्म मिले, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म मिले और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, ये सारे ही रिफॉर्म्स हम चाहते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने के लिए हमने क्या किया, रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। हम जानते हैं कि सेकंड चैप्टर में हम 1950 से 1990s की कहानी पढ़ के आ चुके हैं, जहाँ पे 40 साल 4 डिकेड्स हमने अपनी बिल्डिंग का बेस कैसे बनाया, वो वाले उस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था। और आपको याद होगा उस लेक्चर में मैंने आपको जब इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने 3 टाइप की इंडस्ट्री बताई थी, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। वहीं पर इन्होंने इसी बारे में डिस्कशन किया है कि जो भी इंडस्ट्रीज़ पे लाइसेंसिंग लगती है उसे कम किया जाए, एक्सेप्ट फॉर 18 इंडस्ट्रीज़। देखो पहले जो इंडस्ट्री लाइसेंसिंग था वो 18 इंडस्ट्रीज़ के लिए था कि 18 इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के आपको द न्यू पॉलिसी एब्लिश्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर ऑल द प्रोजेक्ट एक्सेप्ट फॉर 18 इंडस्ट्रीज़। पहले 18 इंडस्ट्रीज़ के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, बाद में इसका जो नंबर था वो रिड्यूस करके 5 इंडस्ट्रीज़ कर दी गई। मतलब इन्होंने कुल मिला के ये कहा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के अंदर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जब आप रिफॉर्म्स लाएंगे तो सबसे पहले आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में रिडक्शन करना पड़ेगा। इन्होंने कहा पहले हम 18 इंडस्ट्रीज़ के लिए करते थे, उसका नंबर घटा के 5 इंडस्ट्रीज़ कर दी गई कि आज भी 5 इंडस्ट्रीज़ पब्लिक सेक्टर के हाथों में होगी, उनके लिए ही लाइसेंस की ज़रूरत होगी, अदरवाइज़ किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी। वो 5 इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सबसे पहली है सिगरेट और सिगार्स, यानी कि अगर आप अल्कोहलिक ड्रिंक्स यानी कि अगर आप शराब पीते हैं तो ऐसी कंपनी के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप सिगरेट पीते हैं, तंबाकू करते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, जब आप बॉम्ब बनाते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। हज़ार्डियस केमिकल, अगर आप हज़ार्डियस केमिकल जो डेंजरस केमिकल हैं इनके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। और डिफेंस इक्विपमेंट, भाई ये सारे ही 5 ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको आज भी लाइसेंस लेना पड़ता है, क्योंकि सेफ्टी का मेजर आ जाता है ना कि मानो आपके पास एक्सप्लोजिव, जो भी इंडस्ट्रीज एक्सप्लोजिव है यानी कि जो खतरनाक केमिकल्स हैं, एक्सप्लोजिव बना रहे हैं, बॉम्ब एम्यूशन बना रहे हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं ये सेफ्टी की चीज़ है, ये सरकार के हाथों में हो तो बढ़िया है। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, इन सब के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। अल्कोहलिक ड्रिंक, अगर शराब है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपको डिफेंस के इक्विपमेंट बनाने हैं, यानी कि अपनी वॉर के लिए जो लोग, आर्मी के लिए जो डिफेंस इक्विपमेंट बनते हैं, बचाव के लिए, हमारी सेना के लिए, उनके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। और हज़ार्डियस केमिकल के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा। सेकंड इसमें जो पॉइंट था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में, वो ये था डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। वो चाहते थे कि पब्लिक सेक्टर का रोल कम हो। हमने बताया था कि 3 टाइप की इंडस्ट्रीज थी, शेड्यूल ए जिसमें 17 इंडस्ट्री रिजर्व थी, शेड्यूल बी जिसमें 12 इंडस्ट्रीज रिजर्व थी, और शेड्यूल सी जो बची कुछ इंडस्ट्रीज़ थी वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में थी। तो उन्होंने ये बताया था कि शेड्यूल ए में जो 17 इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें कम करके आप 8 तक ले आए, और 8 के बाद इसका जो नंबर था वो केवल 3 इंडस्ट्रीज़ के लिए रह गया था। पहला एटॉमिक एनर्जी, अगर एटॉमिक एनर्जी में काम कर रहे हो, रेलवे और डिफेंस इक्विपमेंट, ये नंबर घट के 17 से 8 हुआ और 8 से 3 रह गया कि इन 3 के लिए ही आपको पब्लिक सेक्टर का रोल कम करना है। यानी कि पब्लिक सेक्टर आज के ज़माने में गवर्नमेंट केवल 3 ही चीज़ों में मेजरली वर्क कर रही है, एक तो एटॉमिक एनर्जी में, रेलवे में और डिफेंस में। रेलवे में मोनोपोली है गवर्नमेंट की, आप जानते हैं, अब तो जाके प्राइवेट हो रहा है, लेकिन रेलवे में आज भी गवर्नमेंट की मोनोपोली है। कि इन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर का रोल कम करो। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्री रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए, इसकी नंबर घट के 8 हुआ और बाद में जाके 3 ही रह गया। थर्ड पॉइंट था डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। आपने पढ़ा हो 1955 का सेकंड चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था कि 1955 का कार्वे कमेटी, जिसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्टार्टअप कहा जाता था, ये इसलिए बनाया गया था कि हमारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ की तरफ भी तो कोई ध्यान दे, यानी कि छोटे छोटे स्टार्टअप प्लान्स भी तो लगने चाहिए हमारे देश में।
तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी। तो वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट तो रिजर्व कर दिए गए थे कि अगर सारे के सारे प्रोडक्ट बड़ी बड़ी कंपनियां बना देंगी तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज करेंगी क्या, तो रिजर्वेशन किया गया था। बाद में जाके हमने लिबरलाइजेशन में हमने डिसाइड किया कि हम डी रिजर्व करेंगे कुछ प्रोडक्ट्स अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर। फोर्थ है मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड पॉलिसी, दैट इज एमआरटीपी एक्ट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, दैट इज एमआरटीपी एक्ट। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि जो आपका एमआरटीपी एक्ट है, मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड पॉलिसी एक्ट, जिसे बाद में जाके इसके अमेंडमेंट हुए और कंपटीशन एक्ट 2002 से इसे रिप्लेस किया गया। मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड पॉलिसी एक्ट ये कहता है कि अगर किसी भी इंडस्ट्रीज़ को मर्जर करना हो, मतलब मिलना हो, अमलगमेशन करना हो, नए अंडरटेकिंग्स को एस्टेब्लिशमेंट करना हो या एक्सपेंशन करना हो, इनको पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। अब इनके लिए कोई भी परमिशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। और धीरे धीरे ये जो एमआरटीपी एक्ट था 1969 का, इसे रिप्लेस करके कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में कर दिया गया और इसका बार बार अमेंडमेंट हुआ है। तो एमआरटीपी एक्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड पॉलिसी एक्ट, ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। इस एमआरटीपी एक्ट के अंदर अगर आपको कोई भी नई इंडस्ट्रीज़ को अमलगमेशन करना हो, मर्जर करना हो, नई इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश करना हो या एक्सपेंड करना हो, आपको कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया। सेकंड, इसमें जो रिफॉर्म्स थे वो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए लाए गए थे। फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब क्या है, जो आपके पैसों के रिगार्डिंग। अब हम हर कोई जानते हैं कि भाई बैंकों का भी बैंक, बैंकर्स बैंक आरबीआई है। आरबीआई इज़ द फादर ऑफ बैंक्स। सारे कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करने वाला एपेक्स बॉडी आरबीआई है। आरबीआई को एक एपेक्स या सुप्रीम बॉडी कहते हैं, जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे ऑक्युपाई करता है और जो हमारे देश के मॉनेटरी और बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है कंट्री के। सब जानते हैं आप लोग। इन फाइनेंशियल सेक्टर, जैसे हमने बताया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे पहले लिबरलाइजेशन में हमने रिफॉर्म्स क्या लाए, सबसे पहले हमने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को रिडक्शन किया। 18 इंडस्ट्रीज पहले रिजर्व थी, बाद में जाके 5 ही इंडस्ट्री रिजर्व की गई। पब्लिक सेक्टर का रोल कम किया। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज थी, उससे कम करके 8 और 8 से कम करके 3 ही रह गई जिस पे पब्लिक सेक्टर अपना हक जमाएगी। रिजर्वेशन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का था, 1955 की कार्वे कमेटी जिसमें रिजर्व कर दिए गए थे कुछ प्रोडक्ट, उसको डी रिजर्व किया गया। और एमआरटीपी एक्ट लाया गया 2002 का, रिप्लेसमेंट हो गया था ना, अमेंडमेंट होता रहता है। तो ये 4 चीज़ें इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में लाई। सेम फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, जहाँ पे आरबीआई एपेक्स या सुप्रीम बॉडी है, जो टॉप मोस्ट बैंक में से आता है, जो बैंकर्स बैंक कहलाता है, यहाँ भी कुछ ना कुछ रोल में चेंज किया गया। सबसे पहले आरबीआई का रोल चेंज कर दिया गया। आरबीआई को रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बनाया गया। यानी कि पहले आरबीआई का काम था रेगुलेट करना बाई कॉड, यानी कि कॉड एक शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि रेगुलेट करना, डायरेक्ट करना, ऑपरेट करना, कंट्रोल करना। लेकिन अब रेगुलेटर के साथ साथ आरबीआई के रोल में चेंज किया गया, क्योंकि इसे रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बनाया गया कि मेजर डिसीजन भी आरबीआई ले सकता है। सबसे पहली चीज़। सेकेंड, बहुत सारी प्राइवेट बैंक्स का ओरिजिन किया गया। क्या? बहुत सारी प्राइवेट बैंक्स का ओरिजिन किया गया, जैसे आईसीआईसी बैंक हो गई, है ना, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट एंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बहुत सारी फॉरेन बैंक्स, बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स का भी ओरिजिन किया गया। इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आपका जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इसकी जो लिमिट थी वो बहुत इंक्रीज कर दी गई। द लिमिट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स वाज रेज्ड टू अमाउंट 74%। FII सच एज मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड वर नाउ अलाउड टू इंडिया इन्वेस्ट इन इंडियाज फाइनेंशियल मार्केट। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ा दी गई, उनसे रेस्ट्रिक्शन हटा दी गई, तो बहुत नंबर ऑफ प्राइवेट बैंक्स बढ़ने लगी। इन्वेस्टमेंट लिमिट को देखकर जो फॉरेनर्स थे उन्होंने भी इंडिया में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया और एक्सपेंशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल कर दिया। बैंकर वर्क गिव्स फ्रीडम टू सेट अप न्यू ब्रांचेस आफ्टर फुलफिल। उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि अगर आप कुछ कंडीशंस में हमारी फुलफिलमेंट आ रहे हैं, अगर आप एलिजिबल में आ रहे हैं, तो आरबीआई से विदाउट अप्रूवल लिए ही आप हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो प्रोसेस बहुत ईजी कर दिया, एक्सपेंशन प्रोसेस। ये आपका फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स लाए गए। उसके बाद आपके टैक्स रिफॉर्म्स भी आई थी। भाई टैक्स रिफॉर्म तो हर कोई जानता है, बहुत इजी है। भाई टैक्स मतलब 2 तरीके के टैक्स होते हैं हमारे देश में, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जब किसी भी इंडिविजुअल या कॉर्पोरेशन पर टैक्स लगता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, जो डायरेक्टली पेड किया जाता है सीधा सीधा गवर्नमेंट को, जिसमें कोई भी मीडिएटर नहीं आता। इनडायरेक्ट टैक्स का एक ही एग्जाम्पल होता है जीएसटी, और वो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है मेजरली, है ना। इसका जो टैक्स होता है वो शिफ्टेबल होता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो शिफ्टेबल है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स नॉन शिफ्टेबल है। वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ डील किया जाता है और ये जनरली इंडिविजुअल की इनकम पे लगाया जाता है। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, दीज आर द डायरेक्ट टैक्स। इसके रिफॉर्म्स
इसके रिफॉर्म्स भी हमें जानने हैं कि इसमें क्या रिफॉर्म्स लाए गए। सबसे पहला रिफॉर्म्स लाया गया रेशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। आपका जो डायरेक्ट टैक्स है वो रेशनलाइज किया गया। डायरेक्ट टैक्स का रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि सरकार जानती थी कि भाई लोग टैक्स नहीं भरते हैं, लोग अपनी इनकम को कम दिखाते हैं और टैक्स की चोरी करते हैं। तो उसके लिए सरकार ने कहा कि आप टैक्स की चोरी ना कीजिए, हम आपके पास एक मॉडरेट रेट ऑफ इनकम टैक्स लगाएंगे जिससे लोग अपनी सेविंग भी बढ़ाएं और कहीं ना कहीं इनकम को डिस्क्लोज भी करें। रेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक मॉडरेट लेवल ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स लगाना गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे लोग टैक्स का एविएशन ना करें, टैक्स की चोरी ना करें। लोग जानते हैं कि सिंस 1991 देयर हैज़ बीन अ कंटिन्यूअस रिडक्शन इन द इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्स एज हाई टैक्स रेट वर एन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर टैक्स एविएशन। भाई एक टैक्स एविएशन का मोस्ट रीज़न यही था कि लोग टैक्स की चोरी कर रहे थे, हाई टैक्स रेट था। इट इज़ नाउ वाइडली एक्सेप्टेड दैट द मॉडरेट रेट ऑफ इनकम टैक्स, उन्होंने क्या बोला टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर कि मॉडरेट रेट ऑफ इनकम टैक्स लगाएंगे जिससे लोगों की सेविंग भी बढ़े और कहीं ना कहीं लोग अपनी इनकम को डिस्क्लोज करना भी चालू कर दें। तो रेशनलाइजेशन किया गया, अल्टीमेटली क्या है कि मॉडरेट लेवल ऑफ टैक्स लगाया जाएगा जिससे लोग टैक्स की चोरी ना करें, सेविंग्स बढ़ेगी और लोग अपनी इनकम को सही सही दिखाना शुरू कर दें। सेकेंड था रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्स। आपका सेकंड रिफॉर्म ये लाई थी टैक्स रिफॉर्म में। रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कंसिडरेबल रिफॉर्म्स हैज़ बीन मेड इन इनडायरेक्ट टैक्स टू फैसिलिटेट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड कम्युनिटी। यानी कि टाइम टाइम पे इनडायरेक्ट टैक्स में भी रिफॉर्म्स लाए गए। भाई पहले बहुत सारे टाइप ऑफ टैक्स चलते थे, तो जीएसटी एक कॉम्बिनेशन ऑफ टैक्स बनाया गया कि टाइम टाइम पे आपके रिफॉर्म्स लाते गए हम इनडायरेक्ट टैक्स में कि लोग अपना गुड्स और कमोडिटी के लिए एक कॉमन टैक्स को चूज कर सकें। तो सिंप्लीफिकेशन किया गया। थर्ड पॉइंट यही है कि प्रोसेस बड़ी सिंप्लीफिकेशन की गई। बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे पहले, है ना, उन सारे टैक्स को मर्ज करके आपका एक टैक्स बनाया गया दैट इज जीएसटी, और 1 जुलाई 2017 को ये एक्ट पास कर दिया गया जीएसटी का। सीधी सी बात है। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, आपके यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज में भी रिफॉर्म्स लाए गए थे। किसमें? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में उसमें सबसे पहला रिफॉर्म था डीवैल्यूएशन ऑफ अ रुपी। आप सभी जानते हैं कि डीवैल्यूएशन का मतलब होता है आप अपनी रुपी की वैल्यू गिरा रहे हैं। जैसे $1.70 से $1.80 हो गया, तो आपको न्यूमेरिकल टर्म में बढ़ता हुआ दिख रहा होगा, 70 से 80 हो गया, लेकिन हमारी इंडियन करेंसी को कमज़ोर किया जा रहा है। अब वो क्यों कमज़ोर किया जाता है? आप जानते हैं कि डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मेजर रीज़न यही है मेरे भाई कि डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट द्वारा की जाती है और गवर्नमेंट अपनी वैल्यू को डीवैल्यू इसलिए कर रही है कि वो चाहती है कि हमारा सामान चीपर हो जाए और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाए। भाई डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का इम्पैक्ट यही पड़ता है कि एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, कि हम चाहते हैं कि दूसरे देशों के लोग हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। समझ में आ गई? हम जब ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे देशों के लोग हमसे एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। सीधी सी बात है। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मेजरली इम्पैक्ट यही होता है कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। हम अपना जितना ज़्यादा माल बाहर भेजेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास फॉरेन करेंसी का इन्फ्लो होगा। तो उन्होंने बताया टू ओवरकम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन 1991 द रुपी वाज डिवैल्यूएट अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, दिस लीड टू एन इंक्रीज इन द इन्फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। भाई डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी से होगा क्या? आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और जितना ज़्यादा आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना ज़्यादा फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी। सेकेंड था मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, यानी कि डिमांड और सप्लाई का आप सब जानते हैं कि जहाँ पे डिमांड फॉर फॉरेक्स और सप्लाई फॉर फॉरेक्स बराबर होते हैं वहाँ पे मार्केट में डिटर्मिनेशन होता है। तो गवर्नमेंट अलाउ रुपी वैल्यू टू बी फ्री फ्रॉम इट्स कंट्रोल एज अ रिजल्ट, क्योंकि वो जानते थे कि किसी भी रुपी का डिटर्मिनेशन या प्राइस का डिटर्मिनेशन अब मार्केट फोर्सेस करेंगी डिमांड सप्लाई की, ना कि गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा। तो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द इंडियन रुपी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है। लास्ट रिफॉर्म्स लाया गया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ये जो रिफॉर्म्स थे वो हायर टैरिफ और कोटास के लिए लाए गए थे। हम सब जानते हैं कि बिफोर 1991 से पहले हमने पढ़ा था कि फॉरेन एक्सचेंज में, यानी कि जो फॉरेन विदेशी व्यापार के साथ हमने पढ़ा था कि हमने हाईवी टैक्सेस और कोटा इंपोर्ट किए थे वर इम्पोर्ट टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन लाए थे, और इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन के लिए हमने क्या किया था? हैवी टैरिफ और कोटास को लगाना स्टार्ट कर दिया था। भाई हम चाहते थे कि इम्पोर्ट का सब्सिट्यूशन कब आएगा? इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन का मतलब हम डोमेस्टिकली गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करें,
क्या डोमेस्टिकली गुड्स को हम ज़्यादा प्रोड्यूस करें, और वो जब भी पॉसिबल है जब फॉरेन करेंसी, जब हम इंपोर्ट कम करेंगे। और इंपोर्ट कब कम करेंगे? जब हम हैवी टैक्सेस और कोटा लगा देंगे। तो हमने यही काम किया था कि इंपोर्ट कम से कम हो और अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन हाउएवर दिस प्रोटेक्शन रिड्यूस द एफिशिएंसी। और लेकिन इस प्रोटेक्शन को देखते हुए कि हमने ये तो सोच लिया कि अपनी कंट्री में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, अपनी कंट्री की ग्रोथ होगी, लेकिन इससे इनएफिशिएंसी ही आई। हम इंटरनेशनल कंपटीशन में टिक ही नहीं पाए। भाई इंटरनेशनल कंपटीशन में हम कब खड़े हो पाते? जब हम फॉरेन मार्केट के साथ डील करते। तो इनएफिशिएंसीज एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड लीड टू स्लो ग्रोथ। और ग्रोथ में बहुत कम देखने को मिला। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या मेजरली रिफॉर्म्स लाए थे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, मेजरली जो इसके लिए हमने रिफॉर्म्स लाए थे वो सबसे पहले लाए थे कि रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे जो भी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस है वो खत्म करो। अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वर ग्रेटली रिड्यूस। फॉर एग्जांपल, क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वर फुल्ली रिमूव फ्रॉम अप्रैल 2001। हमने एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को भी खत्म कर दिया कि अगर आप अपने देश का माल दूसरे देशों में भेजते हैं तो आपको कोई भी ड्यूटीज़ यानी कि टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ वर रिमूव्ड टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडिया इन गुड इन द इंटरनेशनल मार्केट। हम इंटरनेशनल मार्केट के साथ अपने गुड्स को डील करना चाहते थे। हम चाहते थे कि हमारा इंटरनेशनल मार्केट के साथ हमारा ब्रांड खड़ा हो इंडिया का। तो हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी को ख़त्म कर दिया और इंपोर्ट ड्यूटी पे ज़्यादा से ज़्यादा रिडक्शन लगाया कि हम चाहते थे कि इंपोर्ट ड्यूटी वर कंसिडरेबली रिड्यूस विच इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एज इट इनेबल टू देम टू इम्पोर्ट रॉ मटेरियल एट बेटर प्राइसेस। तो हमने इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी कम करने की कोशिश करी, एक्सपोर्ट ड्यूटी पे तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया ड्यूटीज़ लगाना। और बहुत सारे जो क्वान्टिटिव रेस्ट्रिक्शंस लग रहे थे, टैरिफ लग रहा था, कोटा लग रहा था, इन सबको पूरी तरीके से एबॉलिश किया, ख़त्म कर दिया। रिलैक्सेशन इन इम्पोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। अब आप जब अपने गुड्स को इम्पोर्ट करते हैं तो उसमें जो लाइसेंस लगता है वो भी खत्म किया गया। द इम्पोर्ट लाइसेंसिंग वाज एबॉलिश्ड एक्सेप्ट भाई कुछ ही हजारडियस और एनवायरमेंटल सेंसिटिव इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों पे इम्पोर्ट पे हमने लाइसेंसिंग को ख़त्म किया। दिस इंक्रीज डोमेस्टिक इंडस्ट्री। इसने इंक्रेज किया डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, जो हमारी जो डोमेस्टिक मतलब होम इंडस्ट्रीज़ को, कि टू इम्पोर्ट रॉ मटेरियल, जिससे हम अपना रॉ मटेरियल बेटर प्राइजेस पे मंगवा सकें, जो कहीं ना कहीं हमारे देश की एफिशिएंसीज और मैन मेड मोर कॉम्पिटिटिव बन सके। हम चाहते थे कि इंपोर्ट पे हम क्या करें, रिलैक्सेशन लगाएं, लाइसेंसिंग सिस्टम को ख़त्म कर दें। तो सेकंड टॉपिक अब प्राइवेटाइजेशन का है और लिबरलाइजेशन का। मेजरली आपको टॉपिक समझ में आया होगा कि मेजरली हमने 5 रिफॉर्म्स लाए। एक तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स लाए थे, सेकंड फाइनेंशियल सेक्टर्स में रिफॉर्म लाए थे, थर्ड हमने डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स जो हमने पढ़ा था डेट इज टैक्स रिफॉर्म्स लाए थे है ना। फिर हम लाए थे अपने रिफॉर्म्स किस में, फॉरेन एक्सचेंज में। और लास्ट रिफॉर्म्स लाए थे हमारे जो थे वो थे हमारा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो ये लिबरलाइजेशन का सीधा सीधा मतलब है लिबरल कर देना, फ्रीडम दे देना, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन से छूट दे देना। जिससे भाई लिबरल का मतलब क्या है, उसे आज़ादी दे दो। तो आज़ादी देने का मतलब ये नहीं कि फुल फ्रीडम दे दी जाए। जैसे आपके घर वाले अगर आपको आज़ादी देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपको फुल फ्रीडम दे दी है। वो चाहते हैं कि आपको थोड़ी सी लगाम भी पकड़ के रखें और थोड़ा सा फ्रीडम भी दें कि अदर लोग भी आपके साथ जुड़ें। सपोज़ करो एक घर में बच्चा है और जिसे माँ बाप बहुत ट्रोल करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए मना करते हैं, तो वो उनके फ्रेंड्स जानते हैं कि भाई ये तो हर चीज़ के लिए मना ही करेगा। लेकिन अगर आप उसे लिबरल करेंगे, फ्री करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप जब जानते हैं कि भाई उसके बच्चे को तो हमेशा मना ही किया जाता है, उसे बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है अपने ग्रुप में, तो आप उन्हें बुलाने से कतराएंगे। ठीक इसी प्रकार से अदर देश जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो हमारे साथ जुड़ने में हमेशा इसलिए कतराती हैं कि वो जानती हैं कि इंडिया में इंडस्ट्रीज़ लगानी बेकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस है, बहुत आपको लगाम लगाई जाती है, आपको बहुत फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी जाती हैं, करनी पड़ती हैं। तो इन सब को देखते हुए अदर जो फॉरेन लोग हैं, है ना, अदर विदेशी कंपनियाँ हमारे देश में इन्वेस्ट करने से डरती हैं। लेकिन अगर आप ट्रेड में रेस्ट्रिक्शंस देंगे, टैरिफ हटाएंगे, कोटा कम करेंगे, है ना, रेस्ट्रिक्शंस जब आप हटा देते हैं ना, तो इंटरनेशनल मार्केट के साथ कॉम्पिटिटिवनेस आराम से हो सकती है और अपनी एफिशिएंसीज को भी दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको प्राइवेटाइजेशन के बारे में बताएंगे, देन ग्लोबलाइजेशन, और ऐसे ही इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आई होप, मुझे लगता हो लिबरलाइजेशन का फुल टॉपिक आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। याद रखना, इंस्टीड ऑफ LQP हम LPG की तरफ आ गए थे। लाइसेंसिंग, कोटा, परमिट को हटाकर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की तरफ आए और लिबरलाइजेशन का टॉपिक ख़त्म करते हैं। और आज के लिए इतना ही बहुत है और कल फिर मिलेंगे आपको प्राइवेटाइजेशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय, सपोर्ट बनाए रखें।